जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। पहले तो सभी लोगों के ऊपर बाबा नीम करौली का आशीर्वाद बना रहे। भाई सभी लोग आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितने, अगर आप पीडीएफ वगैरह देख रहे हैं तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ नए से नए तरीके से। इसके बावजूद जो है वो आप लोग जो है वीडियो वगैरह जो है बस शेयर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भैया एक बार आप लोग लिंक को कॉपी करिएगा और जितने भी ग्रुप्स हैं उन पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग लिंक वगैरह शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से कॉपी करिएगा और शेयर करिएगा। फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से रेडी लिखिएगा। बाकी आप लोग भाई शेयर ज़रूर करिएगा, जितने लोग भी हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि फांग पुई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम। तो बताइएगा कि फांग पुई नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है या असम में है? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। और सभी लोग भाई शेयर ज़रूर कर दें, लिंक वगैरह कॉपी करके। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। फांगपुई नेशनल पार्क जो है वह मिजोरम में है। मिजोरम में ही मुरलेन नेशनल पार्क है। कौन सा है? मुरलेन नेशनल पार्क है। और यहीं पर डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, आगे बताइएगा मणिपुर में कौन सा है? तो मणिपुर में है केबुल लामझाओ पार्क है। कौन सा है? केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है। यहीं पर सिरोही नेशनल पार्क है। और कौन सा है भैया? सिरोही नेशनल पार्क है। और यहीं पर कौन सी झील है? तो लोकटक झील भी है। कैसी है? लोकटक झील। ठीक है, केबुल लामझाओ पार्क जो है यह एकमात्र तैरता हुआ पार्क है विश्व का। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क है। और असम के नेशनल पार्क का नाम लिखिएगा तो देखिएगा मानस है यहाँ पर। कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, ओरंग है, ठीक है, नामेरी है, रायमोना है, ठीक है, देहिंग पटकई है। तो आदि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि फांगपुई नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? बताइएगा। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का विजेता जो है वह कौन रहा है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? सौराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र हो जाएगा। और उपविजेता कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र उपविजेता हो जाएगा। अच्छा, इसमें विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? बताइएगा। सर्वाधिक विकेट किसने लिए और सर्वाधिक रन किसने बनाए? किसी को पता हो तो बताइएगा। सर्वाधिक विकेट लिए हैं जयदेव उनादकट। किसने लिए हैं? जयदेव उनादकट ने। ठीक है। और सबसे ज़्यादा रन जो है वो नारायण जगदीशन ने बनाए हैं। नारायण जगदीशन। ठीक है, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं विजय हजारे ट्रॉफी में। ठीक है, चलिए सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 में किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी कौन बनी? क्रिस्टीना लेगार्ड, एलिस पेरी, स्टेफनी फ्रॉपार्ट या जेनिफर एनिस्टन? बताइएगा।
कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? जल्दी से बताइएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन कहाँ हुआ है भैया? कतर में हुआ। कहाँ हुआ? कतर में हुआ। कुल कितनी टीमें थीं? तो कुल 32 टीम थी। कितनी? 32 टीम थी। पहला मैच किसके किसके मध्य हुआ? तो पहला मैच कतर व इक्वाडोर के मध्य हुआ। कतर व इक्वाडोर के मध्य हुआ। ठीक है। इसमें विजेता कौन रहा है फीफा में? जल्दी से बताइएगा। तो फीफा में विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। और उपविजेता कौन रहा है? तो फ्रांस रहा है। ठीक है। कौन सा देश रहा है? तो फ्रांस रहा है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी बनी है स्टेफनी फ्रॉपार्ट। कौन बनी है? स्टेफनी फ्रॉपार्ट बनी है। और यह किस देश की थी? तो फ्रांस की थी। किसकी थी भैया? फ्रांस की थी। और देखिएगा, जो मैच था वो कौन सा हुआ था? तो 2 दिसंबर 2022 को कोस्टा रिका व जर्मनी के मध्य। किसके? कोस्टा रिका व जर्मनी के मध्य जो मैच हुआ था, उसमें इन्होंने क्या की? मैच रेफरी यह बनी थी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में 2 और लोग भी थी महिला रेफरी। 2 और महिला रेफरी रही हैं, उनका भी नाम लिख लीजिएगा। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नहीं थी, तो 3 दे सकता है, एक नहीं। तो एक थी सलीमा मुकान सांगा। कौन थी? सलीमा मुकान सांगा। और यह किस देश की थी? तो यह रवांडा की थी। कहाँ की थी? रवांडा की थी। और एक थी योशिमो यामाशिता। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं योशिमी यामाशिता, और यह जापान की थी। ठीक है, यह कहाँ की थी? जापान की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि पहले बार अगर कोई रेफरी बना था तो वो कौन थी? तो स्टेफनी फ्रॉपार्ट थी, जो कि 2 दिसंबर 2022 को कोस्टा रिका व जर्मनी के मध्य जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 16 मार्च, 3 मार्च या 22 मार्च? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 16 मार्च को, 3 मार्च को या 22 मार्च को? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वह 16 मार्च को मनाया जाता है। कब? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वह मनाया जाता है। 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है। 3 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं भैया? विश्व वन्यजीव दिवस। ठीक है। इसके साथ में ही हम लोग 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस। कौन सा? विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तीनों मैंने पढ़ाए हैं। बताइएगा किस किस दिन मनाए जाते हैं जल्दी से। तो देखिएगा, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 मार्च को। कब? 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं? तो यह भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है यह 4 मार्च को मनाया जाता है। कब? 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? CISF स्थापना दिवस कब होता है? नो स्मोकिंग डे कब होता है? ठीक है। पाई दिवस कब? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, विश्व गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व वानिकी दिवस? बताइएगा। और आप लोगों में से अगर किसी को कोई भी आंसर पता हो तो वह भी बता दे। ठीक है। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को मनाते हैं। CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को। ठीक है। नो स्मोकिंग डे हम लोग कब मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो नो स्मोकिंग डे जो है वो 13 मार्च को मनाते हैं। पाई दिवस कब मनाते हैं? 14 मार्च को।
अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो यह भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, तो यह 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, तो यह भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस जो है यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक ही साथ में मार्च माह के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज थे वह सारे निपटा लेते हैं। ठीक है, आगे है जैसे कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस कब मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, साथ में ही विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा विश्व क्षय रोग दिवस जो है मतलब विश्व टीबी दिवस, तो यह 24 मार्च को मनाते हैं। कब? 24 मार्च को। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 23 मार्च को। ठीक है, और विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं, तो 27 मार्च को। ठीक है, तो हमने एक साथ ही सारे इम्पॉर्टेंट डेट जो थे मार्च माह के उनको कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, राजेश राय, संतोष कुमार यादव, राजीव रघुवंशी, एस दुबे। बताइएगा किसके द्वारा नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया है, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा कि किसके द्वारा नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा एस दुबे ने। किसने कार्यभार ग्रहण किया है, तो एस दुबे के द्वारा नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया है। राजेश राय जी जो हैं इनके द्वारा भारतीय टेलीफोन उद्योग का इनको क्या किया गया है, भारतीय टेलीफोन उद्योग संघ का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, ठीक है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, संतोष कुमार यादव जी जो हैं इनको क्या बनाया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और जो आपके राजीव रघुवंशी हैं इनको भारत का नया औषधीय महानियंत्रक, क्या नया औषधीय महानियंत्रक, ड्रग कंट्रोलर, ठीक है, महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, मतलब ड्रग कंट्रोलर बनाया गया है। ठीक है, इनको किसको, राजीव रघुवंशी को, DCGI, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2022 अभ्यास आयोजित किया गया, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या चीन। तो बताइएगा किस देश के द्वारा जो है वह हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 युद्ध अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है। बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिएगा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो है वह टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। जो चीज़ें लिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें विद आपको हर पूरा एकदम स्क्रीन रूप में सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पीडीएफ पे मिल जाएंगी। बस क्लास करिएगा, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स नामक युद्धाभ्यास जो है वह भारत ने किया। किसने, भारत ने किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थल बताइएगा। हिंद महासागर का पूछ रहे हैं सबसे गहरा स्थान या गर्त, तो क्या हो जाएगा, सुंडा गर्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुंडा गर्त, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जावा गर्त या जावा ट्रेंच भी इसके नाम से भी इसको जानते हैं। बाकी दुनिया का सबसे गहरा स्थान क्या है,
तो मेरियाना ट्रेंच है जो कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है कि एज गुड एज माई बर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं के.एम. चंद्रशेखर, अश्विन फर्नांडिस, कर्ण सिंह या शेखर पाठक। और 2 पुस्तकें और हैं, मिरेकल ऑफ फेस योगा और इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। इनके भी लेखक बताने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो एज गुड एज माई वर्ड ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है जल्दी से बताइएगा। बाकी मिरेकल ऑफ फेस योगा, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, देखिएगा सारी पुस्तकें जो है वह 2023 की ही हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा के.एम. चंद्रशेखर। एज गुड एज माई बर्ड पुस्तक जो है वह के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अश्विन फर्नांडिस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम लिखिएगा इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी। ठीक है, द न्यू डॉन। ठीक है, यह पुस्तक किसकी है, तो अश्विन फर्नांडिस की है। कर्ण सिंह के द्वारा बहुत फेमस पुस्तक जिसका विमोचन जो है वह उपराष्ट्रपति जी ने किया है, क्या नाम है, मुंडक उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी। द गेटवे टू इटर्निटी। और शायद ये पुस्तकें कोई ना कोई किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछी जानी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। शेखर पाठक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है द चिपको मूवमेंट। कौन सी लिखी गई है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट। अ पीपल्स मूवमेंट। अब देखिएगा एक साथ मैंने देखो एक तो पूछी, 3 पुस्तकें और लिखवाई, 2 और हैं, तो एक साथ 6 पुस्तकें मैं लिखवा रहा हूँ। तो मिरेकल ऑफ फेस योगा किसकी पुस्तक है, तो बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसी गुलाटी। किसकी है, मानसी गुलाटी की पुस्तक है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ में जो है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, यह पुस्तक किसकी है, अगर किसी को याद हो तो बताइएगा। तो यह पुस्तक है शुभ्र गुप्ता की। किसकी है, शुभ्र गुप्ता की है। और यह सारी पुस्तकें 2023 की हैं, याद रखिएगा, इसलिए और इम्पॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा 7वें प्रश्न का, ए आंसर सही है, के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा एज गुड एज माई बर्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइएगा। डेनमार्क, मैक्सिको, फ्रांस या फिनलैंड। पहली बात तो आप लोग चारों देशों की राजधानी भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, मैक्सिको। क्या हो जाएगा, मैक्सिको के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी क्या है, तो मैक्सिको सिटी है। क्या है, मैक्सिको सिटी है। ठीक है, इसके साथ में ही यहाँ के राष्ट्रपति कौन है जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं इनका नाम लिख लीजिएगा, एंड्रेस, क्या नाम है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज। ठीक है, अच्छा इसके साथ में डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, फ्रांस की पेरिस, फिनलैंड की हेलेंस्की है। ठीक है, याद रखिएगा। 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत ने जो है वह अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के सहयोग के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो मैक्सिको के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है हमारा कि हॉकी इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया, बताइएगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसको चुना गया, पी.आर. श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह या रोहन सिप्पी, बताइएगा। तो हॉकी इंडिया के द्वारा जो है 2022 में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी जो है वह किसको चुना गया है, तो हार्दिक सिंह को। पुरुष में चुना गया है ना, तो पुरुष हॉकी खिलाड़ी जो है वह सर्वश्रेष्ठ हार्दिक सिंह को चुना गया है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिएगा जो आपके हार्दिक सिंह है यह क्या है, एक मिडफील्डर है। क्या है भैया, हॉकी में ये क्या है, मिडफील्डर है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
अगर यहीं पर पूछ लें आपसे कि सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी किसको चुना गया, तो सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी किसको चुना गया ये भी बताइएगा। इसके साथ में ही मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, और देश की सबसे उदीयमान खिलाड़ी महिला में कौन रहा और पुरुष में कौन रहा। ठीक है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2022 जब दिए गए तो उनमें इनको भी चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी रही हैं सविता पुनिया। कौन रही हैं? सविता पुनिया रही हैं। और यह किस खेल मतलब हॉकी से संबंधित है, और हॉकी में क्या है तो गोलकीपर। क्या है? गोलकीपर। ठीक है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह गुरबख्श सिंह को दिया गया है। किसको? गुरबख्श सिंह को। ठीक है। और यह किस लिए? तो देखिएगा 1964 में टोक्यो ओलंपिक में 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक हुए थे तो टोक्यो ओलंपिक में यह भारतीय टीम के सदस्य थे। किसके? और भारतीय टीम जो थी उसमें क्या रही थी? विजय रही थी। तो इसके यह सदस्य थे। और देश के सबसे उदीयमान खिलाड़ी में महिला के रूप में किसको चुना गया? तो महिला को के रूप में चुना गया है मुमताज को। किसको? मुमताज को। और पुरुष को चुना गया है उत्तम सिंह को। किसको भैया? सबसे उदीयमान खिलाड़ी रही हैं महिला में मुमताज। यहाँ पर मुमताल हो गया है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको सही कर देते हैं। मुमताज है। और पुरुष में कौन रहा है? तो उत्तम सिंह रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वह पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई। बताइएगा कौन है वह पहली नर्तकी जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई? नरगिस दत्त, सोनल मान सिंह, मृणालिनी साराभाई या रुक्मणी देवी अरुणडेल। बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा वह पहली नर्तकी जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई थी वह थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल थी, जिनका फोटो ये नीचे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और यह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम नृत्य से यह संबंधित है। ठीक है। मृणालिनी साराभाई यह भी किससे संबंधित हैं? तो यह भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह यह भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और इनको 2018 में राज्यसभा सांसद नियुक्त चुना गया। ठीक है, कला के क्षेत्र में राज्यसभा सांसद। और जो नरगिस दत्त हैं यह राज्यसभा में जाने वाली पहली अभिनेत्री, राज्यसभा में प्रथम अभिनेत्री। ठीक है। अब देखिएगा ये भी कला के क्षेत्र से गई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा नर्तकी पूछा है। ठीक है। तो राज्यसभा की पहली महिला, पहली मतलब कला के क्षेत्र में जाने वाली अभिनेत्री थी वह नरगिस दत्त थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों से पहले ही पूछ लिया नर्तकी। ठीक है, तो यह नर्तकी नहीं थी, ये भी याद रखिएगा। जो मृणालिनी साराभाई थी यह विक्रम साराभाई जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे उनकी पत्नी थी। विक्रम साराभाई की पत्नी थी। और इनको जो है गूगल ने इनको 11 मई 2018 को इनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने इनका डूडल बनाकर इनको याद किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किसको? मृणालिनी साराभाई को। और यह लोग भरतनाट्यम से संबंधित हैं। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी कौन है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तपोवन मंदिर झारखंड, सुमेरा सूर्य मंदिर उड़ीसा, बंजारी माता मंदिर छत्तीसगढ़ या रंगजी मंदिर उत्तर प्रदेश। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है, और अगर सुमेलित नहीं है तो वो कहाँ पर है, ये भी आप लोगों को बताना है ना। कि अगर वह है, अगर आपको सही आंसर पता है तो बताइएगा, अगर फिर वो गलत है तो क्यों है। ठीक है, उसको भी आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा तपोवन मंदिर जो है वह झारखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। बंजारी माता मंदिर छत्तीसगढ़ में है, सही है। रंगजी मंदिर उत्तर प्रदेश में, यह भी सही है। सुमेरा सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, उड़ीसा में नहीं है, फिर ये कहाँ पर है? तो भैया यह बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, अच्छा तो फिर उड़ीसा में कौन से मंदिर हैं ये भी बताइएगा। तो देखिएगा उड़ीसा में सूर्य का कोणार्क मंदिर है। कौन सा है? सूर्य का कोणार्क मंदिर है। ठीक है, यहीं पर क्या है? जगन्नाथ मंदिर है।
कहाँ पर? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर राज रानी मंदिर है, मतलब राजा रानी मंदिर है, ठीक है, राज रानी मंदिर है। इसके साथ में उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, ठीक है। कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमेरा सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में ना होकर कहाँ पर है? तो बिहार के अंदर स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही है। अब अगर अभी तक भी अगर कोई लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। इतने आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग पूरे यूट्यूब पे भी ढूंढेंगे ना तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे कहीं भी, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में हेलमंद नदी बहती है? बताइएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान? बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए पड़ोसी देश तो आप लोग पढ़े हैं, बस क्या पढ़ लेते हैं? उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, ये भी सब कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक जीके में आती हैं। तो देखिएगा आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न ढूंढ के लाए हैं। बताइएगा भारत के किस पड़ोसी देश में जो है वह हेलमंद नदी बहती है? तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में जो है वह हेलमंद नदी बहती है और यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इसके साथ में ही अफगानिस्तान में और भी नदियां बहती हैं। एक का नाम है काशरुत नदी। क्या नाम है? काशरुत नदी। और एक और नदी है यहाँ पर आमू दरिया नदी। कौन सी है? आमू दरिया नदी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। यहाँ की संसद का क्या नाम है? संसद का भी नाम बताइएगा जल्दी से। यहाँ का राष्ट्रीय फल बताइएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल बताइएगा। राष्ट्रीय पक्षी बताइएगा। राष्ट्रीय पशु बताइएगा। राष्ट्रीय पशु भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। नृत्य भी बताइएगा। तो देखिएगा राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल। संसद का क्या नाम है? शोरा, ठीक है। राष्ट्रीय यहाँ का फल क्या है? तो अनार है। इसके साथ में राष्ट्रीय पक्षी क्या है यहाँ का? तो राष्ट्रीय पक्षी है आप लोगों का सुनहरा गरुड़। क्या है? सुनहरा गरुड़, ठीक है। इसके साथ में राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ का वो बर्फीला तेंदुआ है। कौन सा है? बर्फीला तेंदुआ है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर नृत्य कौन से होते हैं? तो एक यहाँ का होता है अतान। कौन सा है? अतान नृत्य है, जो कि यहाँ का कैसा है? राष्ट्रीय नृत्य है। क्या है? राष्ट्रीय नृत्य है। एक यहाँ पर और नृत्य होता है जिसका नाम है खटक नृत्य। कौन सा होता है? खटक नृत्य भी यहीं पर होता है। और एक नृत्य होता है जिसका नाम है नाटसा नृत्य। कौन सा है भैया? नाटसा नृत्य भी है, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है? जल्दी से बताइएगा। बताइएगा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? तो बुजकाशी है। मैंने आप लोगों को एक दिन पढ़ाया था कि अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ये भी बताइएगा। तो अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बताइएगा। तो सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने नौशाख। कौन सी चोटी बताई थी? तो नौशाख चोटी जो थी वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी थी। कहाँ की? अफ़गानिस्तान की, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि प्रमुख पर्यटन स्थल ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? बताइएगा। पेरिस, मिस्र, पर्ल टावर, ये गलत हो गया यहाँ पर, सिडनी। पर्ल टावर कहाँ पर स्थित है? चलो ये 2 क्वेश्चन बन गए और क्या। तो देखिएगा प्रमुख पर्यटन स्थल जो ओपेरा हाउस है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताइएगा। तो यही 3 ऑप्शन है, बाकी सी वाला छोड़ दीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा प्रमुख पर्यटन स्थल ओपेरा हाउस जो है वह सिडनी में स्थित है। कहाँ पर है? सिडनी में। पेरिस में क्या है? तो एफिल टावर है। क्या है? एफिल टावर है। मिस्र में क्या है? तो गीजा का पिरामिड है। क्या है भैया? गीजा का पिरामिड है। अच्छा बताइएगा पर्ल टावर कहाँ पर है?
तो पर्ल टावर जो है वह आपका संघाई में स्थित है। कहाँ पर है? संघाई में स्थित है। अच्छा, आप लोग एक और बताइएगा कि ब्लू मस्जिद कहाँ पर है? बताइएगा ब्लू मस्जिद कहाँ पर है, ये भी आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो देखिएगा ब्लू मस्जिद जो है वह इजराइल में स्थित है। कहाँ पर है? इजराइल के अंदर स्थित है। ठीक है, 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि द्रोण सागर झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या मेघालय? सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। द्रोण सागर झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या मेघालय में है? तो देखिएगा उत्तराखंड में कौन सी झील है? राकस-ताल है। कौन सी है? राकस-ताल है। यहीं पर कौन सी है? खुरपा ताल है। कौन सी है? खुरपा ताल है। यहीं पर कौन सी है झील? भीमताल है। यहीं पर कौन सी है? देवताल है। और यहीं पर द्रोण सागर झील भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी है? तो राजस्थान में सांभर झील है। कौन सी है भैया? सांभर झील है, नक्की झील है, ठीक है, डिडीवाना झील है। कौन सी है भैया? डिडीवाना झील है। बाकी गुजरात और मेघालय में आपको पता हो वो भी बताइएगा। यहीं पर फतेह सागर है। कौन सी है? फतेह सागर झील है। यहीं पर राजसमंद झील है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर ही। ठीक है, अच्छा मैं गुजरात में कौन सी है? तो देखिएगा गुजरात के अंदर जो है वो कांकरिया झील है। कौन सी है भैया? कांकरिया झील है। यहीं पर सुर सागर झील है। और एक कौन सी है? तो एक है यहाँ पर, और याद रखिएगा, हमीर झील है। ठीक है, इसके साथ में ही आप लोगों के पास में मेघालय में जो है वह उमियम झील है। कौन सी झील है? उमियम झील है, ये भी याद रखिएगा। बाकी 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, औरंगाबाद, सिकंदरा या सासाराम? बताइएगा। शेर शाह सूरी जो है इसका मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। तो देखिएगा शेर शाह सूरी जो था इसका मकबरा सासाराम बिहार में। कहाँ पर? सासाराम बिहार में स्थित है। नई दिल्ली में किसका मकबरा है? तो हुमायूं का मकबरा। किसका मकबरा है भैया? हुमायूं का मकबरा है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। किसका है भैया? बीबी का मकबरा है, जिसको क्या कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल। ताजमहल की फूहड़ नकल। ठीक है, और सिकंदरा में किसका मकबरा था? तो अकबर का। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये कुछ होमवर्क के प्रश्न हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की, चेचक का टीका किसने खोजा। देखिएगा कल मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे थे, तो जिनका आंसर केवल किसने दिया है? तो समीक्षा ने दिया है। देखिएगा आप लोग देख सकते हैं, समीक्षा ने दिया था। मैंने पूछा था मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे है, विश्व में चीनी का कटोरा बेटा ब्राज़ील नहीं है, ब्राज़ील की जगह कौन हो जाएगा? तो क्यूबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर सही भी कराए दे रहा हूँ। यूरोप का अखाड़ा जो है वो स्विट्ज़रलैंड को नहीं कहते हैं, बेल्जियम को कहते हैं। ठीक है, समीक्षा एक बार देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी था आपको। नदियों का देश जो है वो पाकिस्तान को नहीं कहते हैं, बांग्लादेश को कहते हैं। ठीक है, बाकी नहरों का देश जो है वो पाकिस्तान ही है। 3 आंसर आपके सही थे, 3 गलत थे। ठीक है, तो केवल समीक्षा ने आंसर किया था, बाकी कोई लोग नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोग भैया आंसर भी करिएगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट जो है वो रोज़ इसी तरीके से अगर जो लोग भी आंसर करेंगे तो उनका मैं लगाता रहूँगा। जैसे कि मैंने परसों भी एक प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। इसका भी आंसर कौन किया था? केवल समीक्षा ने किया था। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। PDF के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या
टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर क्लास भैया पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और भाई वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। आप लोग जितने ज़्यादा ग्रुप्स में आपके जितने ज़्यादा मित्र हैं उनमें शेयर करिएगा तो थोड़ा सा हमारे मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी लोगों से एक और निवेदन है कि रात 8 बजे, ठीक है, आप लोग कतई इस क्लास के लिए तैयार रहिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो अपने जितने भी दोस्त हैं एक रिमाइंडर लगाकर फिट हो जाइएगा कि 8 बजे यह क्लास होनी ही होनी है। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।